एक सब्जी वाला हर रोज हमारे घर सब्जी देने आता। वो मुझे रोजाना मूली देता और कहता, मैडम जी, ये खाने से आपके बच्चा पैदा होगा। मेरी शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे औलाद नहीं हुई थी क्योंकि मेरा पति नामर्द था। लेकिन ऐसा लोगों का कहना था, जबकि सच में जानती थी कि वो तो बहुत मोहब्बत करने वाला था। लेकिन जब से मैंने सब्जी वाले से मूली लेकर खाना शुरू किया, मेरा पति और भी मुझसे मोहब्बत करने लगा। बस उसकी एक ही आदत मुझे अच्छी नहीं लगी थी कि वो हर रोज रात को मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता, और मुझे ये सब काफ़ी अजीब लगता था। लेकिन उसने मुझे कसम देकर कुछ भी पूछने से मना कर दिया था। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने इसके आगे एक सवाल भी नहीं किया था। दिन में वह घर से बाहर रहता, जब रात को वह कमरे में आता तो मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता। मुझे काफ़ी हैरत होती, लेकिन मैं खामोश हो जाती क्योंकि पति ने मुझसे कसम ले ली थी और मैं अपने पति की बात को टाल भी नहीं सकती थी। मुझे स्कूल के बाद से ही पति और ससुराल वालों की इज्जत और घर के कामों के बारे में ना सिर्फ बताया गया था बल्कि सिखाया भी गया था। इसलिए मैं सबकी इज्जत करती थी। लेकिन 15 साल गुजरने के बाद भी जब औलाद ना हुई तो मेरी सास मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी। मुझे सास से बहुत डर लगता था। अगर वो मुझे बांझ होने का ताना दे देती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। इसलिए मैं सास से दबकर चलती थी। लेकिन जब से सब्जी वाले से सब्जी लेनी शुरू की थी, वो हमेशा मुझे पूछता था कि औलाद क्यों नहीं हुई, तो मैं उसे भगवान की मर्जी कहकर टाल देती थी और बाकी सब तो भगवान के हाथों में ही था। इसमें मैं या मेरे पति कुछ भी नहीं कर सकते थे। उस दिन सब्जी वाले ने मुझे कोने में ले जाकर कहा, मैडम, आपको पता नहीं है, आप पर ज़रूर कोई साया होगा। अक्सर शादीशुदा औरतों पर शादी के बाद से साया हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें औलाद होने में दिक्कत हो जाती है। हमारे पास एक ऐसी मूली का बगीचा है जो सबसे पहले दादा उम्र वाली औरतों को खिला दिया जाए तो वह भी प्रेग्नेंट हो जाती है। सब्जी वाले की बात सुनकर मैंने उसे शक की नज़रों से देखा था। ये किस तरह का इलाज था? भला मूली खाने से भी कोई प्रेग्नेंट हो जाती है? मुझे उसकी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं आया। मैं पढ़ी लिखी थी और इन बातों में न आने वाली थी। तुमने क्या मुझे पागल समझा है जो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगी? अगर मेरी सास को इस बात का पता चल गया तो वो मुझे तलाक दिलवाने में ज़रा देर नहीं करेगी। पहले ही वो इतनी बुरी नज़रों से मुझे घूरने लगी है, जैसे बच्चा पैदा करना मेरे हाथों में हो। ना भाई ना, ये सब कुछ मैं भी नहीं करूँगी। मैंने उससे मुंह पर साफ मना कर दिया, लेकिन वो मेरे मना करने के बावजूद भी मुझसे कहता रहा, अरे मैडम, डर क्यों रही हो? आपको पता है, आपकी सास भी इसलिए मुंह बनाती है क्योंकि उसे पोता चाहिए। अगर एक आप बार प्रेग्नेंट हो गई तो आपके गुण गाएगी, सारा दिन आपकी देखभाल करेगी। पहली बार आपको अपनी सास को या किसी और को बताने की क्या जरूरत है? जब मैं नहीं बताऊंगा, आप भी मत बताइएगा। फिजूल में इतना सोच रही हैं, एक बार अमल करके देख लो। सब्जी वाले ने मुझे सच का आईना दिखाते हुए लालच दिया और मैंने उससे सोचने का वक्त मांगा था। मुझे सोचने का वक्त दो, ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ आ गई। जब मैंने सोचने का वक्त लिया तो यूं लगा जैसे वो सब्जी वाला बड़ा बेचैन हुआ हो। आप बस कैसे भी हाँ कर दें। मेरे हाँ कहने के पीछे इसका क्या मकसद था? लेकिन इसकी बात में दम था। मैं कोई गलत काम करने तो नहीं जा रही थी, बस औलाद के लिए मूली ही खानी थी। जहाँ इतने टोटके कर लिए वहाँ एक और सही। पर अगले रोज़ मैंने वाकई उसे हाँ में जवाब दिया, जिसने सुनते ही उसके चेहरे पर
ایک دم سے عجیب سی مسکراہٹ آ گئی جسے میں نے نوٹ کیا تھا۔ میں مان گئی تھی کہ مجھے اولاد چاہیے تھی۔ میں نہ چاہتے باوجود ان سب باتوں پر یقین کر کے حامی بھر چکی تھی، اور اب سب سے چھپا کر مولی کھانے لگی تھی۔ جیسے ہی سبزی والا سبزی دینے آتا تو آگے پیچھے دیکھتا، جب اسے کوئی نظر نہ آتا تو وہ جلدی سے میرے آگے مولی کر دیتا، جسے میں کمرے میں چھپ کر کھا لیتی۔ اور جب سے میں نے سبزی والے سے مولی لے کر کھانا شروع کیا تھا، مجھے خود میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے اپنے شریر میں ہونے والے بدلاؤ کا احساس صحیح طور پر ہونے لگا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے ساس مجھ پر نظر رکھ رہی ہے، اور اس روز سبزی والا جب مجھے مولی دے رہا تھا تو میں ابھی مڑی ہی تھی کہ میری ساس میرے بالکل پیچھے کھڑی مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر میں تو ڈر کے خوف کے مارے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ جب اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے میرے ہونٹ کے پاس سے کچھ صاف کیا۔ اگر مولی اتنی پسند ہے تو اندر جا کر کھا لیتی، یوں بھوکوں کی طرح کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری ماں نے تمہاری ایسی پرورش کی ہے، کیا اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اور جا کر کھانا بناؤ، میری ساس نے غصے سے کہا تھا۔ اور اس کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شکر ہے اسے معلوم ہوا کہ میں نے سبزی والے سے مولی لے کر کھائی ہے۔ میں نے جلدی سے ساس سے معافی مانگی تھی اور کھانا بنانے کچن میں چلی گئی تھی، لیکن ساس کی باتوں پر کچھ دیر کے لیے میرا رنگ سفید پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے پکا ساس کو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہوگا۔ میں نے سوچ لیا تھا آج کے بعد اگر کبھی ایسا ہوا تو اپنے چہرے کی رنگت بالکل نارمل رکھنی ہے اور بالکل بھی بوکھلانا نہیں ہے۔ آج کل میرا پتی بھی مجھے بہت وقت دے رہا تھا، جس کی وجہ سے میں کافی خوش رہنے لگی تھی، لیکن آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے میں بہت جلدی ہی نیند کی وادیوں میں اتر جاتی تھی۔ اب میں بھاگ بھاگ کر اپنی ساس کے کام کرنے لگی تھی۔ اس دوران ایک بہت ہی عجیب حرکت ہوئی تھی کہ اب ساس نے سبزی والے کو ہمارے گھر کے پیچھے والے کوارٹر میں رہنے کے لیے جگہ بھی دے دی تھی۔ اب روز صبح کے بھور کے وقت آ جاتا اور تازہ سبزی لے کر آتا۔ مجھے ساس کی حرکت کچھ عجیب سی لگی تھی، لیکن وہ لوگ اس گاؤں کے امیر لوگ تھے، ان کی اپنی حویلی تھی، اس لیے کبھی کبھی اگر خوش ہوتے تو یوں ہی غریبوں پر مہربان ہو جاتے۔ اس لیے زیادہ دیر اس بات کو میں نے اپنے دماغ پر سوار نہیں کیا، لیکن مجھے لگنے لگا تھا کہ جیسے میری ساس مجھ پر نظریں رکھے ہوئی ہے۔ میں جہاں جاتی ساس پتہ نہیں کیسے اس جگہ پر پہنچ جاتی۔ اور اب ساس کا یوں سبزی والے کو گھر میں پناہ دینا، یہ سب سوچ کر تو میرے سر میں درد ہوتا جا رہا تھا، لیکن کوئی بھی سراغ ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی اور دل میں عجیب عجیب خیال آنے لگے۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ سبزی والا مجھے گھور گھور کر دیکھتا ہو، لیکن میں ان سب کو اپنا بھرم ہی سمجھتی رہی۔ مولی کھاتے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو چکا تھا جب بھی میری اچانک سے طبیعت بگڑی، اور جو بات مجھے پتہ چلی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے اپنے بھگوان کا دھنیہ واد کیا اور اکیلے میں سبزی والے کو بلا کر اسے پیسے بھی دیے اور اس کا دھنیہ واد بھی کیا۔ مجھے یوں خوش دیکھ کر سبزی والا عجیب سا ہنسا اور بولا تھا، میڈم مجھے پیسے نہیں بلکہ کچھ اور چاہیے۔ اس سمے اتنی خوشی تھی کہ میں نے جلدی سے حامی بھر دی تھی۔ تم جو بھی کہو گے سب ملے گا، بتاؤ کیا چاہیے؟ یہ میں نے پوچھا تو وہ عجیب طریقے سے ہنسنے لگا۔ میڈم یہ میری وجہ سے تو ہوا ہے، اس لیے میں قیمت بھی اچھی خاصی کروں گا، لیکن ابھی آپ مجھے وہ نہیں دے سکتی جو میں چاہتا ہوں۔ انتظار کرو، میں خود ہی بتا دوں گا۔ اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، جو مولی میں روزانہ دیتا ہوں
मैं आपको नागा नहीं करनी होगी, ना ही तो अपने बच्चों को अपने हाथ से खो बैठोगी। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वह अपने लबों पर एक अच्छी धुन बजाते हुआ चला गया, लेकिन मेरी खुशी में भंग डाल गया था। अब मैं गलती से भी मूली खाने में नागा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे इतने सालों बाद की खुशी नसीब हुई थी। खुशी के मारे मेरी सास सबको मिठाइयाँ बांट रही थी, गरीबों को दान दे रही थी, हवेली को फूलों से सजाया गया था, पूरे गांव की दावत रखी गई थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी। मुझे ये सब देखकर रोना आ गया। शायद प्रेग्नेंट होने की वजह से मैं कभी रोने लगती, तो कभी हंसती भी, तो कभी बिना वजह गुस्सा भी करने लगती। इस दौरान सास मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। मेरे लिए नौकरानी का भी इंतजाम किया गया था। एकदम से मेरी कदर बहुत बढ़ चुकी थी। उस सब्जी वाले ने सही कहा था। मेरे प्रेग्नेंट होने का सुनकर सब सही हो जाएगा, और बाकी सब सही हो गया था। सास तो सही हो चुकी थी, लेकिन अब रोज मुझे मूली खानी पड़ती। पर सब्जी वाले ने कोई ना कोई शर्त होती थी। एक दिन तो उसने मुझे घंटा अपने पाँव दबाने को कहा। मैं ये सब करते हुए काफी परेशान होने लगी थी। अब अगर सास को या मेरे पति को ये सब पता चल जाता तो मेरी कितनी बदनामी होती। सब लोग के दिल में ये ख्याल आ सकता था कि मेरा बच्चा ही नाजायज है। मैं ये सब नहीं होने दे सकती थी। मैंने सोच लिया था कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मैं तो बुरी तरह फंस सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं मूली नहीं खाऊंगी। फिर सब्जी वाला फरमाइश कैसे करेगा। अगले दिन मैंने अपनी सोच पर अमल करते हुए मूली से मना किया, तो सब्जी वाला परेशान हो गया और बोला, देखो मैडम, एक शर्त को ना मानने की वजह से अगर ये सब करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। मैं बता रहा हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ अपने कपड़े धोने को कहा है, लेकिन अगर शाम में तुम खुद चलकर आई तो तुम्हें मेरे लिए खाना अपने हाथों से बनाना पड़ेगा, बल्कि मुझे खिलाना भी पड़ेगा। सोच लो, उसने तो मुझे सीधी सीधी धमकी दी थी। उससे पूरा यकीन था कि मैं जरूर आऊंगी। लानत है तुम पे और तुम्हारी शर्त पर। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। मैं शादीशुदा हूँ और अब तो प्रेग्नेंट भी हूँ। मैंने गुस्से से कहा था। तो क्या हुआ, प्रेग्नेंट भी हो तो मैडम जी मेरी वजह से ही तो हुई हो। अगर मैं इसकी कुछ कीमत वसूल कर रहा हूँ तो इतना परेशान क्यों हो रही हो। मैंने तुमसे रात को सोने का नहीं कहा। मैंने गुस्से में कहा, तुमने जो करना है कर लो, मैं नहीं खा रही थी मूली। मैंने गुस्से से कहा और कमरे में चली गई। 1 घंटे के बाद मुझे अपनी कमर और पेट में बहुत दर्द महसूस हुआ था। सास ने दाई को भी बुलाया था, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। तो मुझे वो सब्जी वाला एक बार फिर खिड़की में खड़ा नजर आया था। मैंने सबको कमरे से बाहर भेज दिया था। उसने मुझे जल्दी से वह मूली ला कर दी, जिसे खाने के 10 मिनट बाद ही मैं तुरंत ठीक हो गई थी। मैं पहले से भी काफ़ी से ज़्यादा बेहतर थी। मैंने दवाई खाई थी। इसके बाद मुझे शाम में खाना बनाकर उसे खिलाना पड़ा था। सास ने भी मना किया, लेकिन मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ। मैं बहुत मुश्किल से उठी और खाना बनाई और कपड़े धोकर इस्त्री अपनी कामवाली से करवाकर उसे खुद देने के लिए गई थी, और उसके बाद ही ये सिलसिला चल पड़ा था। अब मेरा 8वां महीना लग चुका था। सब बच्चे की खरीदारी कर रहे थे और मैं बहुत खुश थी कि एक बार बच्चा पैदा हो जाएगा तो इस सब्जी वाले का ऐसा हाल करवाऊंगी कि ये सारी जिंदगी याद रखेगा। वैसे भी पिछले कुछ दिन मुझ पर बहुत भारी गुजरे थे। मुझे अपने पति के बजाय सब्जी वाले के सारे काम करने पड़ रहे थे, वो भी छुप छुप कर, कि सिर्फ एक बार मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। लेकिन उस दौरान एक बहुत बड़ा अजीब वाकया हुआ था। मेरे पैरों पर बहुत सूजन आ गई थी। मैं आंगन में बैठी नौकरानी से
अपने पैरों की मालिश करवा रही थी कि बाहर के शोर की आवाज़ आने लगी। मैंने जल्दी से उसे साइड पर किया और खुद जाकर बाहर देखने लगी तो वहाँ पर वो सब्जी वाला खड़ा सास से झगड़ा कर रहा था। मैंने ताज्जुब से सास और सब्जी वाले को देखा तो सास ने सब्जी वाले को जाने का इशारा किया था, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं था, ढीठ बनकर खड़ा रहा। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था और वो मेरे अलावा भी घर के लोगों पर हुक्म चलाने लगा था। आखिर इसकी वजह क्या थी, वह क्या साबित करना चाहता था? और फिर वो मेरे पास आकर बोला, ये बच्चा जो तुम लेकर घूम रही हो ना, ये मेरा बच्चा है। उसकी बात सुनकर तो मेरी रूह लरज चुकी थी। डर के मारे मेरे शरीर कांपने लगा था। वो ये क्या कह रहा था कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप वो है? वह ऐसे कैसे कह सकता था? क्या वो एक नया ड्रामा कर रहा था या बस धमकी देकर बदनाम करने की वह मुझे कोशिश कर रहा था? सास ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारा था और एक अलग जगह ले जाकर अपने कमरे से अखबार में कुछ छुपाकर ला कर दिया था। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा था, शायद वो पैसे ही होंगे। तो क्या वो सच कह रहा था जो सास ने उसे मुंह बंद कर रखने के लिए पैसे दिए थे? क्या वाकई ये बच्चा मेरे पति का नहीं बल्कि सब्जी वाले का था? अगर ये सब सच था तो क्या सास ने जानबूझकर खुद ये सब करवाया था? लेकिन क्यों? वो क्यों ऐसा चाहती थी? अपने ही बेटे की बहू के साथ ऐसा करके एक नाजायज बच्चे को क्यों पैदा करवाना चाहती थी? और इन सब से भी ऊपर एक और बात भी थी। क्या मेरे पति को अपनी माँ की सारी सच्चाई का पता नहीं था कि वह भी इन सब में शामिल था? लेकिन कोई गैरतमंद मर्द ऐसा कैसे गवारा करवा सकता था कि उसकी बीवी को कोई और भी इस्तेमाल करे? ये सब बातें सोच सोच कर मैंने अपनी तबीयत खराब कर ली थी। अगले रोज में बहुत ज़्यादा बुखार में तड़प भी रही थी। सब लोग मेरे लिए यहाँ से वहाँ भाग दौड़ कर रहे थे। मेरे पति मेरे लिए जिस कदर परेशान थे, इससे मैंने यही अंदाज़ा लगाया था कि वो अपनी माँ की सच्चाई से भी बेखबर हैं। अभी तो ये बात भी कन्फर्म करनी थी कि बच्चा वाकई सब्जी वाले का है या फिर मेरे पति का, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई भी हादसा याद नहीं था जिसकी बुनियाद पर मैं ये कहती कि बच्चा मेरा पति का नहीं है। और मैं पति से सीधा पूछ कर उसे शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि कोई ऐसा तरीका या प्लान बनाना पड़ेगा जिसे सच का पता भी चल जाए, मेरे पति के दिल को ठेस ना पहुँचे। मैंने बच्चे की पैदाइश के बाद उसका छुपकर टेस्ट करवाने का सोचा था, लेकिन ज़रूरी नहीं जैसा हम सोचें वैसा ही हो। मेरे साथ इससे भी बुरा होने वाला था। एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। अगले कुछ दिनों में मैं दोबारा से बिल्कुल सही हो चुकी थी, लेकिन उस रोज़ सास घर पर बिल्कुल मौजूद नहीं थी। मुझे कोई नौकर भी नज़र नहीं आ रहे थे और मेरे पति तो आते ही रात को थे। अभी मैं कमरे में ही गई थी कि अचानक से मेरे कमरे में कोई आया। इससे पहले कि मैं उसको देखती, उसने मेरे मुंह पर रुमाल रखा और मुझे बेहोश कर दिया। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। कितनी देर तक मैं बेहोश रही थी। जब आँख खुली तो मैं एक बहुत ही शांत कमरे में थी। मैंने घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई। मैं बिस्तर पर बैठे रोने लगी थी। मुझे मालूम था कि ये सब उस सब्जी वाले का ही काम था। शायद सास भी इन सब से इसके साथ शामिल थी। मैं नहीं जानती थी कि वो दोनों मिलकर क्या करना चाहते थे। पहले सब्जी खिलाकर पता नहीं क्या क्या किया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। फिर सास का सब्जी वाली की बातें मानना, उसे ढेरों सारे पैसे देना, इसके बावजूद भी सास का मेरा ख्याल रखना, ये सब मेरी सोच से बाहर था। पर अब मेरा यूं अगवा होना सब कुछ अजीब था। और अगर किसी को मेरी गुमशुदगी का पता चल जाता तो मुझे भगोड़ी और चरित्रहीन कहकर
बुलाते मैं सोच सोच कर और ज़्यादा रोने लगी। उस वक्त अचानक दरवाज़ा खुला और मेरे शक के मुताबिक वो ही सब्जी वाला था। उसे देखते ही मैंने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मुझे यूं सारी दुनिया के सामने रुस्वा करना चाहते हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं उसकी बहुत मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो खामोश बैठा, बस मुझे ही सुने रहा था और गौर से देख रहा था। फिर से कहने लगी कि देखो, तुम जितना कहोगे मैं उतने पैसे देने के लिए भी तुम्हें तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझ पर ये लाछन ना लगने दो। अगर मैं ना गई तो सब मुझे चरित्रहीन समझेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, सारे काम भी करूंगी, लेकिन मुझे जाने दो। इस बार वो मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए अचानक मुस्कुरा पड़ा था और बोला था, ये सब तो तुम सच जानने के बाद वैसे भी अपनी मर्जी से करोगी ही, इसलिए मुझे इसकी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो अब मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूँ तो उसे तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं सिर्फ सुनाऊंगा ही नहीं बल्कि तुम्हें सबूत भी दिखाऊंगा। सच बताने के बाद मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगा, लेकिन इसके बाद तुम घर भी जाना चाहोगी। सब्जी वाले ने मुझसे कहते हुए बोलना शुरू किया था, मेरा ताल्लुक उसी गांव से है जहां पर तुम शादी करके आई थी, और ये बात शादी से पहले की थी। मेरा बाप नशा करता था, जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी को जुए में हार दिया, और जब लोग उसे लेने आए, मैंने अपनी बहन को बचाने के लिए जल्दी से अपने ही बाप को उनके हवाले कर दिया और कहा कि इसे चाहे मार दो लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। लेकिन वो चार लड़के ना माने। मैंने उनके सिर में डंडा मारा और अपनी बहन को हवेली ले आया। वहां पर नंदनी मौसी के पास चला गया और मदद की भीख मांगने लगा, तो उसने मेरे सामने शर्त रखी थी। मैंने सुने बगैर ही हामी भर ली थी। उसने मेरे बाप को जेल भिजवा दिया और साथ ही साथ उन लोगों को भी। मेरे बाप ने नशा ना मिलने की वजह से गुस्से में और जज्बात में आकर वहीं पर खुदकुशी कर ली। इसके बाद मैंने अपनी बहन की जल्दी ही शादी करवा दी, लेकिन नंदनी मौसी की शर्त सुनकर मैं दंग रह गया था। वह जैसा जैसा कहती मैं बिल्कुल वैसा ही करता गया था। नंदनी मौसी का बेटा नामर्द था, इसलिए पहले उसकी 3 दफा तलाक भी हो चुकी थी। इस बार उसने शादी करने को कहा। दुनिया वालों के सामने अनुज की शादी हुई जो उसका बेटा था, लेकिन असल में शादी मेरी और तुम्हारी हुई थी। मेरा नाम भी अनुज ही है। उसने कहा था जल्दी बच्चा पैदा नहीं करना बल्कि देर से बच्चा पैदा करना, जिसकी वजह से तुम भी उसकी मुट्ठी में ही रहोगी और उसकी शुक्रगुजार रहती। जब अनुज तुम्हारी आंख पर पट्टी बांधता तब मैं कमरे में आता और वह चला जाता। वो बस अच्छा पति होने का अदाकारी कर रहा था। मौली भी मैं पहले तो ऐसी दवा छिड़कता जिसे ताकत आए और गर्भ ना ठहरे, लेकिन जब नंदनी मौसी ने कहा कि अब बच्चा चाहिए तो मैंने वह दवाई बदल डाली और मैं ताकत की दवा मौली पर छिड़कता रहा। लेकिन जब तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने कोई भी दवा छिड़कना बंद कर दी, क्योंकि वह बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती थी, और मुझे अपनी औलाद को नुकसान पहुंचाकर क्या मिलता। उस रोज़ तुमने मूली खाने से मना कर दिया तो मैं बहुत डर गया था कि मेरा राज अब खुल जाएगा, इसलिए कुछ भी बोल दिया। लेकिन तुम्हें जब तकलीफ हुई तो पता चला अगर शुरू के गर्भ में ऐसा हो जाता है, और तुम जब मेरे सारे काम भी करती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी। दिल करता था कि मैं अपने बच्चे को महसूस करूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। उस रोज़ मैंने नंदिनी मौसी से भी कहा था कि अब और नाटक मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरा बच्चा होने वाला है। मैं अपनी बीवी को सच सच बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करने लगी थी, जो मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने मुझे पैसे दिखाकर मुझे भी धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो
तुम्हारा बच्चा गिरा देगी और बच्चा भी मार देगी। मैं बिल्कुल डर गया था, इसलिए मैं वहां से चला गया, लेकिन अब तुम्हें वहां छोड़ना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें अगवा कर लिया। नंदिनी कुछ नहीं कर सकती, वह जानती है तुम्हें मैं लेकर आ गया हूँ और उससे तुम्हारी फिक्र भी नहीं है। वो तो बस बच्चा दिखाकर सबको ये साबित करना चाहती थी कि उसके बेटे में कोई भी खोट नहीं है। वह लड़कियां ही बताती थी लोगों से। अपनी बेटे की इज्जत को बरकरार रखने के लिए ये नाटक कर रही थी। जब वह खामोश हुआ तो मैं बेजान सी अपनी जगह पर बैठ गई। मेरी सास ने मेरे साथ कैसा धोखा किया था, सिर्फ मेरी सास ने ही नहीं बल्कि मेरे अपने पति ने भी। लेकिन वो मेरे आस पास रहा, इस बात से मुझे कुछ हौसला हुआ था। अब मैं दोबारा वहां बिल्कुल नहीं रहने वाली थी, लेकिन मैं इन माँ बेटे की सच्चाई सारी दुनिया वालों को दिखाना चाहती थी। मैं उसके साथ शहर में ही रही थी। नंदिनी मौसी दोबारा हमारे पास आ चुकी थी और कुछ ना बोलने की धमकी भी दे चुकी थी। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो उसी वक्त मैंने अपने पति और बेटे का डीएनए टेस्ट करवा लिया और गांव जाकर सब लोगों को सच बताकर नंदिनी का असली चेहरा भी दिखा दिया था, जिसने सिर्फ अपने बेटे का राज छुपाने के लिए मुझे मेरे पति से दूर रखा। और अगर इस दौरान कुछ गलत हो जाता तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाती। सब लोगों ने नंदिनी पर थू थू की थी और उसके बेटे को भी बहुत बुरा भला कहा था। मजबूरन उन दोनों को वह गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब मैं और मेरा पति हवेली में ही रहते हैं। हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। मेरे पति ने ये सब अपनी बहन की जान बचाने के लिए किया था, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया और वो तो हमेशा की तरह मेरे साथ ही था। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।